हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारी यूट्यूब चैनल LMR क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे गुप्त काल के बारे में। इससे पहले हमने बात की प्रथम वीडियो के अंतर्गत गुप्त काल के सामान्य परिचय के बारे में तथा गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में तथा गुप्त काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। आज हम बात करते हैं गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास कैसा हुआ, किस प्रकार राजाओं ने धर्म, साहित्य, कला और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुप्त काल में सांस्कृतिक विकास के बारे में। दोस्तों, गुप्त काल में धर्म, साहित्य, कला, ज्ञान विज्ञान आदि क्षेत्रों में अद्भुत प्रगति हुई, जिसमें दोस्तों गुप्त काल को भारतवर्ष का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल भी कहा जाता है। दोस्तों, हम कह सकते हैं गुप्त काल में धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई। इसी कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, एक वैज्ञानिक या हम कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत का लेखक था बर्नेट नाम का दोस्तों एक व्यक्ति था। उसने कहा कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान है जो यूनानी इतिहास में पेराक्लीज नाम का इतिहास माना जाता है। इसलिए दोस्तों, बर्नेट के अनुसार भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वही स्थान माना जाता है जो यूनानी इतिहास में जो दोस्तों पेराक्लीज का था। क्योंकि दोस्तों उस समय गुप्त काल में साहित्य, कला, विज्ञान क्षेत्र में उन्नति होने के कारण दोस्तों बर्नेट नाम के व्यक्ति ने यह परिभाषा दी। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं धर्म व्यवस्था कैसी थी। दोस्तों, हिंदू धर्म की बात करते हैं गुप्त काल के अंतर्गत। दोस्तों, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान माना जाता है। भागवत धर्म का भी विकास माना जाता है। दोस्तों, उस समय प्रमुख मंदिर जो कि विष्णु भगवान के मंदिर बने, जिसमें दोस्तों देवगढ़ जो कि झांसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है, देवगढ़ झांसी का दस अवतार मंदिर दोस्तों प्रमुख माना जाता है। दोस्तों, यह परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर किस भगवान का माना जाता है, तो दोस्तों विष्णु मंदिर माना जाता है। दोस्तों, गुप्त काल में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव की त्रिमूर्ति के रूप में पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो प्रमुख के अंदर कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब माना जाता है। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय एक बौद्ध विहार की स्थापना की। दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित था उसकी स्थापना की। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म की। दोस्तों, गुप्त काल के अंदर मथुरा और वल्लभी में जैन धर्म का आयोजन हुआ, प्रमुख संगीतियों का आयोजन माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल में कला। इसके अंतर्गत दोस्तों स्थापित कला की बात करते हैं। प्रमुख विशेषता क्या थी? शिखर युक्त छतों का निर्माण। दोस्तों, वहां पर जैसे ये मंदिर बने होते थे, वहां पर मंदिर ऐसे बने होते हैं वहां पर शिखर युक्त, जिसके ऊपर दोस्तों चोटी का निर्माण किया जाता था। मंदिर ऊंचे चबूतरों पर ईंटों का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, मंदिर ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते थे तथा जो ये चबूतरे होते थे दोस्तों वहां पर ईंटों का निर्माण किया जाता था। गर्भगृह और प्राचीन युक्त प्रांगण। दोस्तों, वहां पर जो मंदिर के अंतर्गत हम बोल सकते हैं ग्रह, जिसके अंदर हम मंदिर के अंदर घुसते हैं या जाते हैं, तो जो गर्भ के अंदर मंदिर की स्थापना की जाती थी। अधिक मंदिर दोस्तों विष्णु के बने होते थे, विष्णु भगवान के मंदिर बने होते थे। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल के प्रमुख मंदिरों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भूमरा का मंदिर जो कि नागकोछा मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। उसके बाद में दोस्तों नचना कोठार का पार्वती मंदिर जो कि अजयगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। उसके बाद में दोस्तों तिगवा मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है। और सबसे प्रसिद्ध मंदिर था देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो कि देवगढ़
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत माना जाता है, जो कि भगवान विष्णु का था दोस्तों। यहाँ से जो कि इस मंदिर की विशेषता की गर्भगृह के ऊपर शिखर बना हुआ था दोस्तों। अभी मैंने बताया जो गर्भगृह होता था उसके ऊपर जो शिखर का निर्माण होता था उसे दोस्तों शिखर कहते हैं। दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। उत्तरी भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण यहीं से मिलता है। ये मंदिर दोस्तों पंचायतन शैली के बने हुए थे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों गुप्त काल में भीतरी गांव का शिव मंदिर, भीतरी गांव का शिव मंदिर जो कि भीतर गांव जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। दोस्तों ये शिव मंदिर ये ईंटों से बना हुआ था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय इसका निर्माण हुआ। उसके बाद में दोस्तों बोध गया के मंदिर जो कि आलमलक युक्त शिखर बना हुआ था। ओके दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों 7 नंबर पर बात करते हैं एरन का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है, जो कि विष्णु मंदिर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों गुप्त स्थापत्य में नागर शैली का आधार मानकर मंदिरों का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों चित्रकला और मूर्तिकला में गुप्त काल की कैसी विशेषता थी। सर्वोच्च नमूने दोस्तों अजंता की गुफाएं दोस्तों औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है, ओबा की गुफाएं जो कि ग्वालियर के अंतर्गत स्थित है। इसमें बात करते हैं दोस्तों अजंता की गुफाओं के बारे में। दोस्तों ये भित्ति चित्रकला की श्रेणी से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दोस्तों भित्ति चित्रकला उससे कहते हैं जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं जिसमें चित्रों की महत्वपूर्ण कलाकारी होती है, वे दोस्तों भित्ति चित्र माने जाते हैं। दोस्तों उसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया गया। प्रमुख विषय था बौद्ध तथा धार्मिक विषय पर चित्र आधारित माने थे। दोस्तों अजंता की गुफाएं भित्ति चित्रकला की श्रेष्ठ नमूना थी, तभी बौद्ध भिक्षुओं के लिए इसका निर्माण करवाया गया। उनका प्रमुख विषय ही था बौद्ध तथा धार्मिक विषयों पर चित्र आधारित थे। अब बात करते हैं दोस्तों बाघ की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। निर्माण विंध्य पर्वत को काटकर, उसमें दोस्तों उनकी संख्या 9 मानी जाती है। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद करना है। गुप्त काल का मेहरौली का लोहा स्तंभ उस समय धातु कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है, जो कि वर्तमान में कुतुब मीनार दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। मेहरौली का लोहा स्तंभ कहाँ पर है दोस्तों ये कुतुब मीनार जो कि दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों 4वीं शताब्दी में उदयगिरी की विशाल वराह मूर्ति गुप्त युग की मूर्ति कला का कुशलता का स्मारक माना जाता है। उसमें 2 मूर्तियां प्रसिद्ध हुई दोस्तों। सारनाथ वाली मूर्ति धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठी हुई है। उसके बाद मथुरा की बुद्ध की मूर्ति जो खड़ी प्रतिमा वाली मानी जाती है। दोस्तों ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा और साहित्य में गुप्त काल की कैसी प्रवृत्ति मानी जाती है। दोस्तों शिक्षा व साहित्य के अंदर पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा ये प्रमुख केंद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दोस्तों नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटनपर, वराहमिहिर, वररुचि, क्षणप और शंकु आदि। सॉरी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फ्यान भारत आया। दोस्तों यह प्रश्न आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री भारत आया। अब बात करते हैं दोस्तों महाकवि कालिदास के बारे में। दोस्तों यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक माना जाता था। उसने 4 महाकाव्यों की रचना की, जिसमें प्रमुख थे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ऋतु संहार। यह गीति काव्य का माने जाने गीत पर आधारित था। इसमें 6 सरंग थे दोस्तों, और नाम से याद हो रहा है ऋतु अर्थात ऋतुओं से संबंधित। 6 ऋतुओं का वर्णन था। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर और वसंत ऋतु माने जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुमार संभव। इसके अंदर 17 सरंग थे। ये दोस्तों शिव और विष्णु पुराण से संबंधित इसमें कथाओं का उल्लेख माना जाता है।
अब बात करते हैं दोस्तों रघुवंश। सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महाकाव्य माने जाते, इसमें 19 रंग थे। रघुवंश का प्रमुख स्रोत दोस्तों वाल्मीकि कृत रामायण से संबंधित था। सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर राम तथा राम के वंशज राजाओं का चरित्र वर्णन रघुवंश के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मेघदूत की। ये दोस्तों विश्व इतिहास साहित्य वाला पहला महाकाव्य है जिसकी समानता कोई काव्य उपलब्ध नहीं है। दोस्तों इसके दो भाग थे, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब बात करते हैं दोस्तों कालिदास के प्रमुख नाटकों के बारे में। दोस्तों विक्रमोवंश के अंतर पुरुखा और उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। और उसके बाद माल विक्रमामित्रम में अंदर दोस्तों इसके अंदर शंकुवंशी राजा अग्निमित्र और उसकी रानी इरावती की परिचायिका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। दोस्तों ये इसके आपको तीनों नाटकों के नाम याद रखने हैं। इसके बाद में अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर दोस्तों ये प्रमुख नाटक माने जाते। इसके अंदर दोस्तों ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग, शकुंतला की उत्पत्ति तथा दुष्यंता से प्रेम और गर्दव की विवाह का वर्णन मिलता है। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको अभिज्ञान शाकुंतलम, माल विक्रमामित्रम, विक्रमोवंशी प्रमुख कालिदास के प्रमुख नाटक के नाम याद रखने। अब बात करते हैं दर्शन शास्त्र की। गुप्त काल में दोस्तों 6 दर्शन शास्त्रों का विकास हुआ। सबसे पहले न्याय। दोस्तों इसके रचयिता महर्षि गौतम माने जाते थे संस्थापक। इसमें तर्क और ज्ञान पर आधारित वर्णन मिलता है। तर्क और ज्ञान पर आधारित वर्णन न्याय के अंतर्गत मिलता है जिसके लेखक महर्षि गौतम थे। सांख्य दोस्तों इसका लेखक महर्षि कपिल थे संस्थापक। और संख्या कार्य का इसका प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद में योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र माना जाता है। उसके बाद में वैश्विक ग्रंथ इसके उल्लुक गणाद माने जाते हैं जो कि परमाणु दर्शन से संबंधित था। अब बात करते हैं मीमांसा। इसके संस्थापक जैमिनी माने जाते हैं। दोस्तों इसकी एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वो। इसके बाद हम बात करते हैं वेदांत जो कि वादरणे इसके संस्थापक थे। उनका प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र माना जाता है। और उत्तर मीमांसा भी इसे वेदांत को कह सकते हैं। दोस्तों इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई। गुप्त काल में सर्वाधिक उन्नति दोस्तों गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में मानी जाती है जिसके अंतर्गत दोस्तों आर्यभट्ट इसके प्रमुख गणितीय और ज्योतिष से माने जाते हैं। दोस्तों आर्यभट्ट की बात करते हैं तो यह प्रमुख वैज्ञानिक थे जो कि गणित और ज्योतिष में अपनी ख्याति प्राप्त की थी। इनका जन्म दोस्तों 476 ईस्वी में कुसुमपुर जो कि पटना के अंतर्गत है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और उन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, इसी कारण ग्रहण लगता है। दोस्तों किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट ने बताया। दोस्तों आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रंथ थे आर्यभट्टियम। इसके अंदर दोस्तों अंगणित, बीजगणित, रेखा गणित के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अंतर्गत 121 श्लोक थे। और उनका दोस्तों दूसरा सिद्धांत था, प्रमुख ग्रंथ था जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। दोस्तों आर्यभट्ट ने ही शून्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली की विकास किया या स्थापना की। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको आर्यभट्ट के अंतर्गत हमें पता है आर्यभट्ट के आपको यह याद रखना है प्रमुख वैज्ञानिक गणित और ज्योतिष से संबंधित है। सर्वप्रथम बताया पृथ्वी गोल है, धुरी पर घूमती है। और आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रंथ आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्ट ने बताया कि शून्य सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास भी किया। अब बात करते हैं वराहमिहिर के बारे में। दोस्तों गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, उज्जैनी के निवासी थे। और इनकी प्रमुख कृतियां आपको याद रखनी है दोस्तों, पंचसिद्धिका, वृहद जातक, व्रत संहिता और लघु जातक। दोस्तों ये 4 कृतियां आपको याद रखनी हैं। इसके बाद में वाग्भट। दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया था तथा उन्हें 2 ग्रंथों की स्थापना की, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। इनका जन्म दोस्तों सिंध पाकिस्तान के अंतर्गत हुआ।
और नवनिधिकम ग्रंथ दोस्तों जो कि चिकित्सा पुस्तक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में दोस्तों घोड़े के उपचार के लिए सालरी ऋषि ने अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। ओके दोस्तों आज हमने बात की गुप्त काल के प्रमुख कला संस्कृति के बारे में, प्रमुख गणित और ज्योतिष शास्त्र के बारे में और गुप्त काल के प्रशासन के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना। और दोस्तों ये नोट्स मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी पर आधारित संयुक्त मेल से जो महत्वपूर्ण शब्द या नोट्स बने हैं वो ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। इनसे बाहर कुछ नहीं है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना और मेरे चैनल अल अमार क्लासेस को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।